जीते जागते शहर का पोस्टमार्टम नोएडा सेक्टर 150, जिसे विज्ञापनों में ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता। पुलिस को फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, उनके पास कोई तय योजना थी ही नहीं। लड़का जिंदा था, मदद मांग रहा था और अगर जल्दी रेस्क्यू होता तो शायद वह बच सकता। अगर वही फुर्ती उस रात दिखाई होती तो आज युवराज हम सबके बीच जिंदा हो। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। रिपोर्ट बनी, सिफारिशें लिखी गई और फिर सब फाइलों में दफन हो गई। पहले एक ट्रक फंस चुका था। बड़ी मुश्किल से उस ड्राइवर की जान बचाई गई। न साइट सील की गई, न चेतावनी, न ही कोई साइनेज। है क्या प्रशासन किसी मौत का इंतजार कर रहा था? बड़े बड़े बिल्डर आए, हजारों करोड़ का खेल चला, कानूनी विवाद हुए और अधूरे प्रोजेक्ट। अथॉरिटी तो खैर मास्टर प्लान की फाइल तैयार करने में ही व्यस्त रही। तल पर सब ठीक ठाक दिखाती रही। हर बार वही कहानी, जांच, निलंबन और फिर सब शांत। अब भी वही का वही है। 3 साल तक गड्ढा क्यों खुला? जवाबदेही किसकी? 2015 की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ? का बयान बदलने की तत्परता क्यों दिखाई गई? फंसने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यह किसी अफसर या वीआईपी का बेटा होता तो क्या उसे ही बचाने में 2 ही घंटे लगे? जिलाधिकारी में दारू पंप, मुख्य चुनाव आयुक्त की बिटिया, आपदा प्रबंधन का जिम्मा उनके नाम ही था। कुछ कहानियां इसलिए नहीं सुनाई जाती कि आप रोएं, कुछ कहानियां इसलिए भी सुनाई जाती हैं कि आप जगें। आज जो त्रासदी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं है। यह एक जीते जागते शहर का पोस्टमार्टम है। नोएडा सेक्टर 150, जिसे विज्ञापनों में ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता है, वही जगह एक रात मौत का गड्ढा बन गई। 27 साल का युवराज मेहता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सपने, भविष्य और माता पिता की उम्मीदों को लेकर के घर लौट रहा था। घना कोहरा था, सड़क सुनसान थी, लेकिन जो सबसे खतरनाक था वह यह कि सड़क ही अधूरी थी। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी बैरिकेड या बिना किसी रेड लाइट के या बिना किसी साइनेज के कार सीधे एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। यह कोई छोटा गड्ढा नहीं था, कई फीट गहरी खाई थी जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के नाम पर सालों से खुली छोड़ दी गई थी। युवराज किसी तरह बाहर निकल कर आया और छत पर खड़ा हुआ। चारों तरफ पानी, ऊपर अंधेरा। युवराज ने फोन उठाया और अपने पिता को कॉल किया। पापा, मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन यह मैसेज आखिरी था। यह एक लाइव कॉल थी, एक जिंदा इंसान की आवाज़ थी। यहीं से कहानी बदल गई। पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, हर उस सिस्टम को आवाज़ दी जाती है जिसका काम था जान बचाना। लेकिन जो मिलता है वह थी देरी, अव्यवस्था और बेरुखी। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवराज घंटों तक छत पर खड़ा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन प्रशासन के पास कोई तय योजना थी ही नहीं। किसी ने कहा पहले टीम आएगी, तो किसी ने कहा कि संसाधन कम है तो रस्सी छोटी है। यह सवाल आज भी चुभता है। कौन सा कानून कहता है कि जिंदा इंसान से पहले कागज जरूरी है? करीब 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। फिर पानी बढ़ गया और शक्ति खत्म हो गई। एक जिंदगी चली गई। युवराज के पिता कहते हैं कि मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह एक दुखी पिता की भावना नहीं, यह सीधा आरोप है उस सिस्टम के ऊपर जिस सिस्टम के पास रस्सी उस वक्त छोटी पड़ गई, लेकिन वीआईपी दौरों में रस्सियों की लाइन लग जाती है। इस कहानी में एक और नाम जुड़ा, एक गिग वर्कर, डिलीवरी बॉय का, जो उस वक्त वहां मौजूद था। बताया गया कि वही व्यक्ति सबसे पहले वहां पर पहुंचा। उसने पहले बयान दिया कि लड़का जिंदा था, मदद मांग रहा था और अगर जल्दी रेस्क्यू होता तो शायद वह बच सकता था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका बयान बदल गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बयान बदलवाने में कितनी फुर्ती प्रशासन ने दिखाई। अगर वही फुर्ती उस रात दिखाई होती तो आज युवराज हम सबके बीच जिंदा होता। यह बयान बदलना नहीं, यह सवाल है कि गवाहों पर भी दबाव डाला गया, क्योंकि अगर माना जाए कि युवराज जिंदा था तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यह गड्ढा नया नहीं था। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि 2021 से ही यह गड्ढा मौजूद था, यानी कि 3 साल। और उससे भी पहले एक और घटना हुई। 2015 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस इलाके में जल भराव और ड्रेनेज की चेतावनी ऑलरेडी जारी कर चुका था। रिपोर्ट बनी, सिफारिशें लिखी गईं और फिर सब फाइलों में दफन हो गया। खतरा जस का तस जमीन पर यूं ही पड़ा रहा। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी गड्ढे में कुछ दिन पहले एक ट्रक फंस चुका था। बड़ी मुश्किल से उस ड्राइवर की जान बचाई गई थी, क्योंकि ट्रक ऊंचा था, उसे बचने का मौका मिल गया, या फिर उसकी किस्मत अच्छी रही होगी। लेकिन युवराज की किस्मत खराब थी। इस घटना के बाद भी न साइट सील की गई, न चेतावनी, न ही कोई साइनेज। सवाल सीधा है, क्या प्रशासन किसी मौत का इंतजार कर रहा था?
इसके साथ ही सेक्टर 150 भी अनसुलझा किस्सा है। यह इलाका स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा, जहां बड़े बड़े बिल्डर आए, हजारों करोड़ का खेल चला, कानूनी विवाद हुए और अधूरे प्रोजेक्ट, रुकी हुई साइट्स जस की तस पड़ी रह गई। जहां निर्माण रुका वहां सुरक्षा भी रोक दी गई और अथॉरिटी तो खैर मास्टर प्लान की फाइल तैयार करने में ही व्यस्त रही और पोर्टल पर सब ठीक ठाक दिखाती रही। मित्रों, अगर पिछले 10 सालों पर नजर डाला जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुले में माहौल में गिरने से हो रही घटनाएं अक्सर अखबारों में आती रहती हैं। निर्माणाधीन सड़कों पर डूबे हुए वाहन, गड्ढों में फंसी हुई गाड़ियां हमेशा देखने को मिलती हैं। हर साल लगभग 20 से 30 ऐसे हादसे होते हैं जो गंभीर लापरवाही के कारण होते हैं, और हर बार वही कहानी, जांच, निलंबन और फिर सब शांत। युवराज की मौत इसी सिलसिले की एक और कड़ी बनकर रह गई। इस घटना के बाद सीईओ हटा दिए गए, एसआईटी बना दी गई, एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है। 3 साल तक गड्ढा क्यों खुला रहा? जवाबदेही किसकी? 2015 की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ? गवाह का बयान बदलने की तत्परता क्यों दिखाई गई? ट्रक फंसने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यह किसी अफसर या वीआईपी का बेटा होता तो क्या उसे ही बचाने में 2 ही घंटे लगते? क्या यह शहर सिर्फ दिन में जिंदा रहता है? क्या रात में जान की कोई कीमत नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो वहां की जिलाधिकारी से है। जिलाधिकारी में दारूपम मुख्य चुनाव आयुक्त की बिटिया है। अब तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जवाबदेही उनकी भी बनती है। आपदा प्रबंधन का जिम्मा उनके नाम ही था। कहानी खत्म नहीं हुई, गड्ढा अभी भी वही है, सिस्टम अभी भी वही है, और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी यह कहानी किसी और के नाम के साथ यूं ही दोहराई जाती रहेगी।